नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव कक्षा 11वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम रैखिक संवेग संरक्षण, लीनियर मोमेंटम और इसके एप्लीकेशंस, इसके अनुप्रयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही सीमांत बलों का जो संतुलन है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। संवेग हमने पढ़ा हुआ है कि संवेग किसे कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो जब हमने गति के दूसरा नियम पढ़ा था, न्यूटन गति का दूसरा नियम, उनके अनुसार जो बल था वो किसी वस्तु पर आरोपित बल है वो संवेग में परिवर्तन के दर के अनुपाती होता है। तो जब संरक्षण के नियम की बात की गई तो इस नियम के अनुसार कि यदि कोई सिस्टम है या निकाय है उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे, तो इस स्थिति में उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है, कुल रैखिक संवेग जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है, रिजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। अर्थात निकाय पर कोई बाह्य बल न करे काम तो कुल रैखिक संवेग नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा या नियत रहेगा। अब हम इसकी उत्पत्ति देख लें, हम इसका प्रूफ देखें एक कण निकाय के लिए और एक से ज़्यादा कणों के लिए। सबसे पहले हम ऐसे सिस्टम की बात करें जिसमें केवल एक कण है। हम जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कण पर जो बल लगाया जाएगा वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यदि कोई बल नहीं लगाया जा रहा, F इज इक्वल टू ज़ीरो है, जब F इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी ज़ीरो होगा, या डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी इक्वल टू ज़ीरो होगा। जब डेल्टा पी ज़ीरो है अर्थात संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है अर्थात P जो है वो नियतांक है। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, जो किसी भी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हम n कण निकाय के लिए यदि हम ये मान लें कि एक सिस्टम में n पार्टिकल्स है, तो जो मतलब सिस्टम जो है n पार्टिकल से बना हुआ है, तो इस स्थिति में इन कणों के जो रैखिक संवेग लीनियर मोमेंटम होंगे वो P1, P2, P3, Pn मान लें। हम सब पे वेक्टर लगा है क्योंकि संवेग वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और इस स्थिति में जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा, रैखिक संवेग होगा, वो सबका सम होगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 Pn तक। अब इस स्थिति में फिर से हम वही बात करेंगे कि निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा है, F ज़ीरो है, तो न्यूटन गति के द्वितीय नियम से F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। और डेल्टा पी की वैल्यू हम रखेंगे, डेल्टा रखेंगे के साथ P1 वेक्टर P2 वेक्टर P3 प्लस वेक्टर Pn अपॉन डेल्टा टी। सिंस F इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस स्थिति में चूँकि F यहाँ पर जीरो है तो डेल्टा P1 प्लस P2 Pn ये जीरो होगा, अर्थात सभी कणों के संवेगों के योगफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में कह सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 वेक्टर के साथ Pn इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम एक कण निकाय हो, चाहे दो कण निकाय हो या n कण निकाय हो, सभी के लिए हम ये नियम जो है वो सकते हैं। और नियम क्या है कि यदि किसी भी निकाय पर कोई बल कार्य ना कर रहा हो तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है या नियत रहता है। अब हम जो संवेग संरक्षण का नियम है या न्यूटन गति का द्वितीय नियम है उससे हम तीसरे नियम की व्युत्पत्ति कैसे कर रहे हैं इसको हम देख सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन और न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम दो वस्तुएं मान लेते हैं A और B, दोनों गतिशील हैं और डेल्टा t समय तक वो कॉलिजन करती हैं, संघट्ट करती हैं। तो इस स्थिति में कॉलिजन से पहले उनके संवेग P1 और P2 है। हम कॉलिजन को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ संघट्ट जब हम आगे पढ़ेंगे। तो P1 और P2 उनके प्रारंभिक संवेग हैं
कॉलिजन से पूर्व, और कॉलिजन के पश्चात, संघट्ट के पश्चात उनके मोमेंटम में जो चेंज है वो डेल्टा P1 और डेल्टा P2 हो जाता है। अब लीनियर मोमेंटम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, यदि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस है तो उस स्थिति में टोटल संवेग जो है, टोटल मोमेंटम है, वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, अर्थात संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस स्थिति में पहले ए का P1 था और बी का P2 है, तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू भी क्या होगा, 0, क्योंकि उनके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उनके संवेग का जो टोटल होगा वो भी नियत रहेगा। या डेल्टा P1 वेक्टर के साथ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2। दोनों हम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हम डेल्टा टी डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू F12, जिसको हम कहते हैं वस्तु B द्वारा A पर लगाया गया बल, FBA, और डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा 2, तो F21 वस्तु A द्वारा B पर लगाया गया बल। तो हम समीकरण 1 में जो हमारा ये मान आया हुआ है इसमें हम मान रख देंगे, तो F12 इज इक्वल टू F माइनस F21, अर्थात वस्तु B द्वारा A पर आरोपित बल जो बल लगाया गया है और वस्तु A द्वारा B पर आरोपित बल जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो आपस में बराबर हैं। तो यही वास्तव में क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हैं। माइनस साइन ये प्रदर्शित कर रहा है कि वो उसका प्रतिक्रिया बल है। तो इस प्रकार क्रिया बल जब प्रतिक्रिया बल बराबर होगा तो यही न्यूटन गति का तीसरा नियम होगा, और हम कहते हैं कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हम न्यूटन गति के द्वितीय नियम से तीसरे नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। अब हम संवेग संरक्षण के कुछ अनुप्रयोग देख रहे हैं, एप्लीकेशंस देख रहे हैं। पहला एप्लीकेशन है इसका बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन से मतलब क्या है कि जब बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे की ओर जाती है वेग से और बंदूक पीछे की ओर निश्चित वेग से हटती है। तो जो पीछे की ओर हटने का वेग है उसे ही हम बंदूक का रिकॉइल वेग कहते हैं, यह प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। हम ये मान लें कि कैपिटल M द्रव्यमान की वस्तु है और स्मॉल m द्रव्यमान की गोली है। गोली जो है v वेग से आगे गति कर रही है और बंदूक जो है पीछे की ओर कैपिटल V वेग से हटती है, जिसे हम बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग कहेंगे। हम संवेग संरक्षण नियम से जानते हैं कि गोली के दागने के पहले बंदूक का संवेग और दागने के पश्चात संवेग वो नियत रहेगा। तो चूंकि गोली दागने के पहले बंदूक और गोली दोनों विरामावस्था में थे, अतः उनका प्रारंभिक रैखिक संवेग 0 था, और दागने के पश्चात रैखिक संवेग होगा द्रव्यमान गुणा वेग के अनुसार। बंदूक के लिए कैपिटल M इंटू कैपिटल V और गोली के लिए स्मॉल m इंटू वैक्टर V, स्मॉल v। तो mv वेक्टर प्लस स्मॉल m स्मॉल v वेक्टर। अब संवेग संरक्षण नियम से प्रारंभ में निकाय का कुल रैखिक संवेग 0 था और बाद में mv वेक्टर प्लस mv वेक्टर है, तो ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि गोली दागने के पहले संवेग और बाद में संवेग बराबर होंगे संवेग संरक्षण नियम से। इसलिए mv वेक्टर प्लस स्मॉल m v वेक्टर इक्वल टू 0 या वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू v वेक्टर। ये बंदूक का वेग है, जबकि गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर हटती है। v इक्वल टू माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू v वेक्टर। कैपिटल V बंदूक का वेग है पीछे हटने का और स्मॉल v गोली के आगे जाने का वेग है। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि कैपिटल V और स्मॉल v दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसी कारण ही गोली गोली चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। अब यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं कि कैपिटल M जो बंदूक का द्रव्यमान है वो ज़्यादा है, स्मॉल m से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गोली के आगे जाने के वेग
की अपेक्षा बंदूक के पीछे हटने का वेग कम होगा, अर्थात बंदूक का प्रक्षिप्त वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं कि जब व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे हटने लगती है। क्यों? जब प्रारंभ में व्यक्ति और नाव दोनों के निकाय का रैखिक संवेग शून्य था। जब व्यक्ति नाव से किनारे की ओर जंप करता है तो नाव पीछे की ओर हटने लगती है, ताकि व्यक्ति और नाव का कुल रैखिक संवेग पुनः शून्य हो जाए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, सवाल देखते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, उससे 10 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली है, 400 मीटर वेग से छोड़ी जा रही है। तो इस स्थिति में हमें बंदूक का प्रक्षिप्त वेग ज्ञात करना है। तो बंदूक का द्रव्यमान m किलोग्राम है, गोली का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 10 ग्राम है। तो इस स्थिति में 10/1000, इसको हम किलोग्राम बदलेंगे तो 1/100 किलोग्राम हो जाएगा। गोली का वेग v = 400 मीटर पर सेकेंड है। बंदूक का प्रक्षिप्त वेग कैपिटल V है। तो रैखिक संवेग संरक्षण नियम से जो हमने फॉर्मूला प्राप्त किया था उस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे, mv प्लस कैपिटल M v इक्वल टू 0 या v इक्वल टू माइनस स्मॉल m v अपॉन कैपिटल M। तो -1/100 इंटू 400 प्लस 400/5, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -4/5 या -0.8 मीटर पर सेकेंड, अर्थात बंदूक जो है -0.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से पीछे की ओर हटेगी। अब हम आगे बात करते हैं एक और संवेग संरक्षण के नियम के एक और अनुप्रयोग की, जिसे हम कहते हैं रॉकेट प्रोपल्सन। अर्थात रॉकेट को जब आगे की ओर बढ़ता है तो उस स्थिति में भी टोटल जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। तो रॉकेट नोदन या रॉकेट का प्रक्षेपण ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके लिए हम एक डायग्राम देख लें पहले हम। ये रॉकेट है, इस रॉकेट में एक चैम्बर होता है। इस चैम्बर में ईंधन भरा होता है, फ्यूल, और ये फ्यूल जब जलता है तो फ्यूल के जलने से, ईंधन के जलने से गैस तेजी से नीचे की ओर बाहर निकलती है। तो जिस तेजी से गैस निकलती है उसी संवेग के कारण रॉकेट को भी अधिकतम संवेग मिलता है और रॉकेट ऊपर की ओर आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ेगा ईंधन उसका जलता जाएगा, उसका द्रव्यमान भी कम होता जाएगा और उसका त्वरण बढ़ता जाएगा। तो हम देख लें इसको कि रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है तो उत्पन्न गैसें उच्च दाब व उच्च ताप पर रॉकेट के पीछे जो जेट नली होती है उसमें तीव्र वेग से बाहर निकलती हैं। गैसों के पीछे की ओर प्राप्त अधिकतम संवेग के कारण उतने ही परिमाण में रॉकेट को आगे की ओर संवेग प्राप्त होता है, जिसके कारण रॉकेट आगे की ओर गति करता है। गैसों के निकलने के कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम होने लगता है, जिससे इसका त्वरण F/m से बढ़ने लगता है, उसका वेग भी बढ़ जाता है। अब हम आगे चलें, इसका हम व्यंजक निकालें। त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे हम। मान लीजिए रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान कैपिटल M है, m 0 है, जबकि गैस नहीं निकल रही है, ठीक है, और प्रति सेकंड निकलने वाली गैस का द्रव्यमान डेल्टा स्मॉल m/डेल्टा t है। यहाँ m0 जो माना है हमने वो प्रारंभिक वेग है, गैस ईंधन किस है। जब गैस t सेकंड में प्रति सेकंड कितनी गैस निकल रही है, कितना गैस का द्रव्यमान निकल रहा है, डेल्टा m/डेल्टा t निकल रहा है। तो t सेकंड में जो गैस निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा m/डेल्टा t इंटू t। इतनी गैस प्रति 1 t सेकंड निकल जाएगी। इसलिए t सेकंड पश्चात रॉकेट का जो द्रव्यमान m = m0 माइनस डेल्टा m/डेल्टा t इंटू t इतना घट जाएगा। क्योंकि t सेकंड में जितनी गैस निकल जाएगी उतना रॉकेट का द्रव्यमान t सेकंड पश्चात भी घट जाएगा।
तो कैपिटल M इक्वल टू हो जाएगा एम नॉट माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इंटू टी। अब यदि हम स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में गैस की जो अतिरिक्त मात्रा है वो डेल्टा एम और बाहर निकल जाती है, जिससे रॉकेट के वेग में परिवर्तन जो है डेल्टा वी हो जाता है। यदि निकलने वाली गैस है उसकी नियत चाल u है तो संवेग समीकरण के अनुसार रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन। अब रॉकेट के संवेग में परिवर्तन अर्थात द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान कितना था डेल्टा टी समय में एम नॉट माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू टी, और रॉकेट के वेग में परिवर्तन कितना है डेल्टा वी। और गैस किस वेग से आगे निकल रही है यू वेग से, और गैस के द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा एम है तो डेल्टा एम इंटू यू, ये हो गया गैस के संवेग में परिवर्तन। अब डेल्टा वी हम निकालेंगे यहाँ से, तो ये ब्रैकेट की क्वांटिटी है वो पूरी चली जाएगी नीचे दाएं तरफ। तो डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू यू अपॉन एम नॉट माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू टी। या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी निकालेंगे, दोनों तरफ डेल्टा टी से हम डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू यू अपॉन एम नॉट माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, ये हमें प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू जाएगा ए, जो रॉकेट का त्वरण है। यहाँ हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी स्थान पर ए का मान रख देंगे, तो रॉकेट का त्वरण जो होगा डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी यू अपॉन एम नॉट माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू टी, ये मिल जाएगा। तो यदि हमें रॉकेट का त्वरण अधिक चाहिए तो निश्चित रूप से डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात गैसों को निकलने की दर अधिक होना चाहिए दर, और यू का मान भी अधिक होना चाहिए, निकलने वाली गैसों का वेग अधिक हो, तो हमें रॉकेट का त्वरण अधिक प्राप्त होगा। आगे हम इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, संगामी बलों का संतुलन भी हम यहाँ देख लेते हैं। जब किसी वस्तु के एक बिंदु पर एक से अधिक बल काम करता है या काम करते हैं एक साथ, तो उन्हें हम कहते हैं संगामी बल, कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। और जब किसी वस्तु के एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले समस्त बलों का परिणामी बल शून्य हो, समस्त बलों का परिणामी बल शून्य हो, तो इस स्थिति में वस्तु संतुलन में कहलाती है और वस्तु पर कार्यरत जो बल है वो संतुलित बल कहलाता है। यदि हम मान लें कि एक वस्तु है उस पर कार्य करने वाले संगामी बल, संगामी मतलब है एक साथ काम करने वाले बल, तो वस्तु पर कार्य करने संगामी बल F1, F2, F3 सब पर सदिश लगा हुआ है, वेक्टर लगा हुआ है, तो ये बल संतुलन में होंगे कब, यदि F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर प्लस जैसे से 0 हो। यहाँ पर हम दो संगामी बल देख रहे हैं F1 और F2, जो बिंदु पर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हुए हैं, तो उनका परिणामी बल शून्य कब होगा, जब दोनों बल बराबर हों और विपरीत हो, अर्थात F1 इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, दोनों वेक्टर लगा हुआ, यह F1 प्लस F2 बराबर 0। तीन बल यदि संगामी बल है, हम मान लीजिए एक किसी बिंदु पर तीन बल F1, F2, F3 एक साथ काम कर रहे हैं। ये चित्र देख लें हम, बिंदु O पर तीन बल काम कर रहे हैं एक साथ। F1 को OA दिशा में, F2 जो है OB दिशा में काम कर रहा है, और F3 जो है वो OC दिशा में काम कर रहा है। तो अब हमें इसका परिणामी निकालना है। तो जब तीनों बलों का परिणामी बल प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक F1 और F2 का परिणामी बल प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम एक समांतर त्रिभुज बनाते हैं OAC'B। अब F1 और F2 का परिणामी किसके द्वारा प्रदर्शित होगा, OC' के द्वारा, अर्थात विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा। कोई समान त्रिभुज का नियम हमने पढ़ा हुआ है, अर्थात वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इक्वल टू वेक्टर OC'। अब F3 और F1 प्लस F2 का परिणामी शून्य होगा,
अर्थात F1, F2 और F3 संतुलन में होंगे। कब? यदि OC बराबर माइनस OC डैश, अर्थात OC और OC डैश बराबर हों लेकिन दिशा विपरीत हो। तो वेक्टर OC इज इक्वल टू माइनस OC डैश या F3 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में F1 प्लस F2 या F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। तो हमने देखा यहाँ पे कि तीन बल संगामी जो बल हैं वो संतुलन में हैं, तो उनका परिणाम सभी का योग जो होगा वो शून्य होगा। F1 प्लस F2 F3 यदि n होंगे तो प्लस डैश डैश Fn इक्वल टू 0 में प्राप्त हो जाएगा। अब एक और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि रोलर को ढकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। इट इज़ ईजियर टू पुल अ रोलर देन टू पुश इट। ये जो रोलर होता है ये आपने देखा होगा सड़क को समतल करने के लिए या किसी ज़मीन को समतल करने के लिए हम रोलर का उपयोग करते हैं, और क्रिकेट की पिच इसको भी हम समतल करने के लिए हम रोलर का उपयोग करते हैं। तो हमें ये बताना है यहाँ पर कि जब हम रोलर को धकेलें या रोलर को खींचें तो किस में हमें आसानी होगी। तो यहाँ मान लेते हैं कि मान लीजिए रोलर को आगे बढ़ाने के लिए उस पर बल F लगाया जाता है जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। जब क्षैतिज के साथ थीटा कोण बन रहा है तो इस बल को हम दो लंबवत घटकों में वियोजित कर सकते हैं, क्योंकि सदिशों के नियम के अनुसार हमने पढ़ा हुआ है कि हम किसी सदिश को उसके घटकों में लंबवत घटकों में वियोजित कर सकते हैं। जिस दिशा में थीटा कोण बनता है वहाँ कॉस थीटा लेते हैं तो क्षैतिज घटक हो जाएगा F कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा F साइन थीटा। अब इसमें से क्षैतिज घटक जो होगा F कॉस थीटा रोलर को आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा चित्र देख लें, उससे आपको आसानी होगी। जब हम ढकेल रहे हैं यहाँ पर ढकेल रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस रोलर पर बल F काम कर रहा है और जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इस दिशा में दो घटक मिले हमें, F कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में और F साइन थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, अब दूसरे चित्र को देखें आप। जब हम रोलर को खींच रहे हैं तो F जो वर्क काम कर रहा है तो यहाँ F कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में तो काम करेगा, लेकिन अब जो F साइन थीटा है वो ऊपर की ओर काम कर रहा है। ऊपर की ओर काम कर रहा है अर्थात ये F को सपोर्ट कर रहा है। ये F के ये जो F साइन थीटा घटक है ये F को सपोर्ट करेगा खींचने में। और जब हम धकेलते हैं तो F साइन थीटा जो है उस रोलर का वजन बढ़ाता है, अर्थात उसका भार को बढ़ाने का काम करता है। तो हम देख रहे हैं कि क्षैतिज घटक F कॉस थीटा रोलर को आगे बढ़ाता है, तो रोलर का जो ढकेलते समय जो ऊर्ध्वाधर घटक F साइन थीटा है वो नीचे की ओर दिशा में बढ़ता है और रोलर को थोड़ा भारी बना देता है। खींचते समय ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर काटता है अर्थात F साइन थीटा ऊपर की ओर काम करेगा ऊर्ध्वाधर। तो इस स्थिति में जो रोलर है उसको वो रोलर हल्का हो जाता है, अतः रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। तो इस प्रकार आज हमने संवेग संरक्षण के नियम, उसके अनुप्रयोग के साथ साथ हमने सीमांत बलों का संतुलन तथा एक अनुप्रयोग किया कि रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना किस प्रकार आसान है। तो आशा है ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ घर्षण को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।